है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मघ में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। विघ्न यानी बाधा और मग यानी रास्ता। तो ये बताइए सर, ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस का ये जो बदलाव है, क्या हमारे बच्चों के लिए किसी तरह की बाधा है उनकी सफलता के रास्तों में? जब बच्चे हमारे वीर नर हैं तो उनके रास्ते में कोई बाधा ऐसी हो नहीं सकती। और सारी जानकारियों को विस्तृत रूप से प्रेजेंट करने के लिए आप सभी के बीच में प्रस्तुत है फिजिक्स के ब्रह्मा सर और मैं। तो चलिए बेटा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, एक एक चीज पे पूरी डिटेल चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज शुरुआत करते हैं हम अपने फिजिक्स के सेगमेंट के साथ कि क्या कुछ सिलेबस जो हमें पढ़ना है और क्या कुछ चीजें ऐसी है जो छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं सर, सबसे पहले फिजिक्स के यूनिट एंड मेजरमेंट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर, यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात करी जाए और चैप्टर्स की बात करी जाए, ये सारी कहानी हम आपको अभी डिटेल में समझाएंगे। बट मोटा मोटा आपको एक बात ये समझनी है कि आपकी तैयारी में किसी तरह का कोई बदलाव आपको नहीं करना है। जैसे आप जितनी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं उतनी मेहनत के साथ पढ़ते रहना है। थोड़े थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं, किसी तरह का कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है सिलेबस के अंदर। हां, बस आपको इतनी बात ध्यान देनी है कि जो चैप्टर्स पूरी तरह से हटा दिए गए हैं उन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। जैसे अगर बात करी जाए फिजिक्स में, तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट से कुछ नहीं हटा है, जो था एज इट इज है। काइनेमेटिक्स की बात करी जाए, पूरा काइनेमेटिक्स एज इट इज है, पूरा लॉज ऑफ मोशन एज इट इज है, पूरा वर्क एनर्जी पावर एज इट इज है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। रोटेशनल मोशन की बात करी जाए तो रोटेशनल मोशन में भी कोई खास चेंज नहीं हुआ है। यहां पर देखिए, लीनियर एंड रोटेशनल मोशन दोनों के कंपैरिजन की सारी कहानी है। अगर हम बात करें अपने रोटेशनल मोशन पोर्शन की, तो यहां पर एक टॉपिक नहीं मेंशन है जिसका नाम है बेटा जी रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन नहीं मेंशन है, तो क्या सर रोलिंग मोशन पढ़ने की जरूरत नहीं है? तो देखिए, अगर आपकी तैयारी ऐसी है कि आप चाहते हैं कि मेरा 99 परसेंटाइल आ जाए, तो आपको यह छोड़ना नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं भैया पहले हम बस केवल क्वालिफाई कर लें, तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। हाँ, रोटेशनल मोशन में अगर रोलिंग मोशन की बात करी जाए, तो रोलिंग मोशन जो है वो थोड़ा सा टफर सेगमेंट है एज कंपेयर टू द कंप्लीट चैप्टर। यहां क्या होता है, रोटेशनल मोशन की सारी कहानी ट्रांसलेशनल मोशन की सारी कहानी एक साथ आके मर्ज हो जाती है। लेकिन अगर सीक्वेंस में आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको यह पोर्शन भी परेशान नहीं करता है। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो उड़ उड़ के कभी कोई चैप्टर उधर से तैयार कर लिया, कुछ इधर से तैयार कर लिया, वेटेज के हिसाब से तैयार कर रहे हैं कि मेरा किसी हिसाब से 95-96 परसेंटाइल बन जाए, हमको ड्रॉप नहीं लेना है, कोई ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए, हम सेट हो जाएंगे। लेकिन जिसका टारगेट 99 परसेंटाइल का है, उसको यह टॉपिक नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब बात करें ग्रेविटेशन वाले हिस्से की, तो ग्रेविटेशन में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात करी जाए, ये एनसीईआरटी में अपने आप में 3 चैप्टर्स हैं। जैसे आप बात करते हैं इलास्टिसिटी का, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का और हीट ट्रांसफर का। ये पूरा 3 चैप्टर का एक यूनिट है और इसमें भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको कुछ भी देखने, सोचने, समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे आपने इस चैप्टर की तैयारी करी है वैसे ही तैयारी रखिएगा, पेपर उसी हिसाब से ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चा हम थर्मोडायनेमिक्स का। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें से एक पोर्शन हटा है जिसका नाम है बेटा कार्नोट साइकिल। अब बताओ, तुमने रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ लिया, तुमने इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ लिया, तुमने आइसोथर्मल पढ़ लिया, एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ लिया। अगर तुमने ये सब पढ़ ही लिया है तो कार्नोट साइकिल तुमको कैसे परेशान कर सकता है यार? साइक्लिक प्रोसेस तुम पढ़ के आ रहे हो, सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल स्टोरी करके ही आ रहे हो, तो तुमको कार्नोट साइकिल बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। 10-12 मिनट का टॉपिक, मतलब अब तुम सोचो कि तुम 12 मिनट करके इस पूरे चैप्टर से मुक्ति पाना चाहते हो, या उसमें एक टॉपिक छोटा सा टीका लगा के छोड़ना चाहते हो कि नहीं भैया कार्नोट साइकिल नहीं है, सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ खास है नहीं, 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दोगे कवर हो जाएगा, तो क्यों ही छोड़ना? फिजिक्स ही तो है, सीख ही तो रहे। तो कोशिश करना है कि ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एक चैप्टर में से हटाए गए हैं उनको नहीं छोड़ना है। जो पूरा चैप्टर हट गया है, हाँ, उसको तो अपन पलट के भी नहीं देखेंगे, उसको नहीं देखेंगे। लेकिन जिन चैप्टर्स के एक छोटे छोटे टॉपिक्स का नाम हट गया है उन टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है, अगले यूनिट की बात करी जाए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मीन फ्री पाथ, ये दिख रहा है आपको, मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2024 में मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है मीन फ्री पाथ के। क्यों? क्योंकि 2022 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, 2023 में ड्रॉप था, 2024 में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
बात करी जाए ऑसिलेशन इन वेव्स की, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। आपको पूरा एसएचएम पढ़ना है, पूरा मैकेनिकल वेव पढ़ना है, पूरा साउंड वेव पढ़ना है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगले हिस्से में आए बच्चा, 11वां यूनिट है हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें एनसीईआरटी के 2 चैप्टर आते हैं आपके, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। भाई इसमें भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, बड़ी यूनिट है। अगर आपने इसको तैयार कर रखा है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। 2 सवाल या 3 सवाल आपको इस यूनिट से देखने को मिल सकता है आपके सेट के अंदर। तो भाई सिंपल सी बात, अभी तक के ऑब्जर्वेशन से हमको यही पता चल रही है कि मोटा मोटा कोई खास मेजर चेंज तो नहीं रहा 11th क्लास में। और 12th क्लास का बड़ा चैप्टर, बड़ी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। अगली यूनिट की तरफ चले, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक टॉपिक हटा दिया गया, जिस टॉपिक का नाम क्या है बेटा जी, जिस टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। मतलब अब आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत छूइएगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को पलट के भी मत देखिएगा, मत सवाल लगाइएगा पोटेंशियोमीटर का, कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसा चेंज है जिसको हटा देना ठीक है। क्यों भाई, पोटेंशियोमीटर के क्या सवाल बहुत कठिन होते हैं? क्या पोटेंशियोमीटर टॉपिक बहुत कठिन है? नहीं, ये टॉपिक कठिन नहीं है, इसके सवाल कठिन नहीं आते हैं, लेकिन अदर इंस्ट्रूमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो बच्चों, उसके बाद बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये एनसीईआरटी के अपने 2 चैप्टर्स कैरी करता है। एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तो जब मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करी जाती है, वैसे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले पार्ट से कुछ नहीं बदला है। पूरा आपको बायोट पढ़ना है, पूरा एम्पियर्स पढ़ना है, पूरा लॉरेंज पढ़ना है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, सेंसिटिविटी पढ़नी है, कन्वर्जन पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। अगर मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें, दूसरे पोर्शन की बात करें, तो उस दूसरे पोर्शन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है भाई? इसमें से ना आपका अर्थ मैग्नेटिज्म निकाल दिया गया है, बस केवल अर्थ मैग्नेटिज्म निकाल दिया गया है। ठीक है भाई, बार मैग्नेट पूरा सिलेबस में, आपका करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूरा सिलेबस में। पूरा का पूरा डाइपोल का होने का मतलब है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एट एनी पॉइंट, फिर अगर किसी डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के घुमाया जाए, वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, वो भी आपको करना है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो बार मैग्नेट की ही एप्लीकेशन। आप ध्यान दीजिए, जैसे ही टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का नाम लिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बातें आएंगी तो आएंगी। तो सर क्या अर्थ मैग्नेटिज्म में ना पढ़ूं? सवाल यह पैदा होता है कि क्या अर्थ मैग्नेटिज्म को छोड़ दिया जाए? अरे भाई, अगर आप अर्थ मैग्नेटिज्म को देखोगे तो अर्थ मैग्नेटिज्म में 4 ही तो बात है। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, उसके कंपोनेंट, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, बस इतना ही तो है। तो इतना पढ़ने में क्या हर्ज है भाई? अगर हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो भैया 30 मिनट का पोर्शन हम काहे छोड़ दें? 30 मिनट तो हम पढ़ ही लेंगे यार। तो इसको छोड़ना नहीं है, अर्थ मैग्नेटिज्म को नहीं छोड़ना है। पोटेंशियोमीटर छोड़ना था, उसको मैंने आपको बता दिया छोड़ना है। अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं छोड़ना है, इसको करके जाना है। ठीक है, यूनिट नंबर 14 की बात करी जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें से एक बहुत छोटा सा टॉपिक हटा दिया गया है जिसका नाम है बेटा एलसी ऑसिलेटर। जेईई मेंस ने इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, तो जो एलसी ऑसिलेटर है आपका, ये आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप इसको पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, एलसी ऑसिलेटर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक, चलो भाई, अब उसके बाद बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। यूनिट नंबर 15, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, आपको पूरी की पूरी यूनिट पढ़नी है। अगर बात करी जाए यूनिट नंबर 16 की, ऑप्टिक्स की, अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, आपको पूरी की पूरी यूनिट पढ़नी है। मेहनत करने वाली यूनिट है, आराम से आपको कभी 8 कभी 12 नंबर देकर जाएगी, यह बात समझिएगा। मतलब अगर हम बात करें ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, देखिए सेकंड बुक का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, और उधर एनसीईआरटी का क्लास 12th का फर्स्ट बुक का पहला और दूसरा चैप्टर, इन दोनों को मिलाकर आपका लगभग 20 नंबर का पेपर बनेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 सवाल, ऑप्टिक्स से 3 सवाल हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ऑप्टिक्स से 2 सवाल हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 सवाल हो जाता है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बड़ी यूनिट है, मेहनत ज्यादा मांगती है, छोड़ना नहीं है, तैयारी अच्छी करके जानी है। उसके बाद बात आ जाती है अपनी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स। यहां से दौर शुरू होता है मॉडर्न फिजिक्स का। इसमें अगर बात करी जाए इस चैप्टर में, तो इसमें से छोड़ा गया है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड
जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक इसमें से छोड़ दिया गया है। इस टॉपिक के होने ना होने से इस चैप्टर पे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। बहुत बेसिक सी 10-15 लाइन का अपना टॉपिक है, नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है, कुछ देखना ही नहीं है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में। आपको डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पढ़नी है, उनके सवाल प्रैक्टिस करने हैं और सवाल प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद अगले यूनिट की बात करी जाए, यूनिट नंबर 18 दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। हाँ, यहां पर एक अच्छा बदलाव है और वो बदलाव है आपका पूरा का पूरा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी आपको पढ़ना ही नहीं है। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, डेटिंग वाला हाफ लाइफ होता था, आपके पास कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट होता था, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब अगर एटम्स एंड न्यूक्लियाई में बात करी जाए तो एटम तो आपको पूरा पढ़ना है और न्यूक्लियाई में बस आपको क्या पढ़ना है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पढ़ना है, क्यू वैल्यू पढ़ना है और फिर तुरंत आपको आ जाना है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन पे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वाला पूरा हिस्सा आपको छोड़ देना है। उसके बाद बात आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करी जाए तो इसमें से क्या हट गया है, इसमें से पूरा पूरा ट्रांजिस्टर हट गया है। ट्रांजिस्टर पूरा का पूरा आपका हट चुका है, ट्रांजिस्टर पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, ट्रांजिस्टर आपको नहीं पढ़ना है, ना तो पीएनपी, ना तो एनपीएन, ना तो इनकी एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर, एज एन एलसी ऑसिलेटर, ये जो भी आता था ये कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लॉजिक गेट्स है, लॉजिक गेट्स है, आसान टॉपिक है, मतलब एक सवाल दिखेगा ही दिखेगा आपको। फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, फोटो डायोड, सोलर सेल, जेनर डायोड, ये आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, चलिए भाई, अब उसके बाद एक नई चीज सर, सबसे ज्यादा जो बच्चों को परेशान कर रही है वो यही है, एक्सपेरिमेंटल स्किल क्या है। अरे परेशान मत हो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को देख के, ये कुछ नई बात नहीं है, ये कोई नई चीज एड ऑन नहीं हुई है। 18 के 18 एक्सपेरिमेंट्स ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको स्कूल में क्लास 11th एंड क्लास 12th में कराए गए होंगे। बट आपकी परेशानी का सबब यह है कि भाई साहब हम 11वीं 12वीं में तो लैब ही नहीं गए। बहुत सारे लोग के स्कूल में लैब ही नहीं होगी, वो कभी लैब का मुंह ही नहीं देखे होंगे, तो वो क्या करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्किल में। तो हम बताएं, परेशान नहीं होना है। इसमें जितने के जितने एक्सपेरिमेंट है 1 से लेकर 18, वो सारे के सारे आप अपने सिलेबस में पढ़ते हो। मतलब इनसे सवाल पूछा जाएगा तो वो सवाल ऐसा फील होगा कि इन्हीं चैप्टर्स का क्वेश्चन है, कुछ अलग बात नहीं है। जैसे अपन मेजरमेंट जब पढ़ते हैं तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसके बाद बात आ जाती है सिंपल पेंडुलम, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम। जब इसकी हम बात करते हैं तो भैया एसएचएम पढ़े हो, वर्क एनर्जी पढ़े हो, वही तो पूरा पोर्शन है यार, कुछ नई बात थोड़ी है। यहां पर और देखो, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स तुम पढ़ते चले जाओ, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स तुम्हारे कहां के हैं, वो सब तुम्हारे चैप्टर्स के हैं। मतलब इन एक्सपेरिमेंट्स में कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। एक्सपेरिमेंटल स्किल को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फिर भी हम आपकी परेशानी के लिए हर एक एक्सपेरिमेंट का एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को आराम से सॉलिडिफाई करके अपने मार्क्स में और मजबूती डाल सकते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे दूसरे पोर्शन की, दैट इज केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री हमारा एक्सप्लेन करेंगे हमारे सुधांशु सर। तो सुधांशु सर, बच्चों को केमिस्ट्री के बारे में पूरा बताइए, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। क्या फिजिक्स की तरह इसमें भी कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं या बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं? हाँ, तो सबसे पहली चीज, केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले सर ऐसा करते हैं अपन कि पहले एक दो चीजों पे मेरा एक क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन का आंसर मैं जान लेना चाहता हूं बच्चों की तरफ से आंसर ये जान लेना चाहता हूं। जैसे आपने कहा रोलिंग मोशन, ठीक है सर, अगर मान लीजिए कोई बच्चा पूरा टॉपिक ना पढ़े, सिर्फ वो पीवाईक्यूज जो उसने लगा रखे हैं, मतलब जो विगत 14 वर्षों के या फिर 13 वर्षों के पेपर, बच्चा अभी तक प्रिपरेशन कर रहा है ना, हाँ, वो रोलिंग मोशन पढ़ चुका होगा, तो मतलब हाँ, उसको बस सवाल लगाने की जरूरत है, सवाल लगा ले, दैट इज ओके। अलग सवाल से उसके ऊपर बहुत स्पेसिफिक होकर काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे अगर हम बात करें केमिस्ट्री से, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो आपको पता है लगभग 10 यूनिट हटा दी गई हैं। अच्छा, 10 यूनिट हटा दी गई हैं, उसमें हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये हमें जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डील करने जा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन के साथ। अगर आप देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, दैट इज आपका मोल कांसेप्ट की हम बात करें तो मोल कांसेप्ट के अंदर आप बात करेंगे तो कोई भी ऐसा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। वहां पे अगर हम बात करें कि एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन कभी मोल कांसेप्ट से आता भी नहीं था, वो लिंक करके आता था, कभी इक्विलिब्रियम के साथ, तो कभी सॉल्यूशन के साथ, तो कभी थर्मो के साथ, तो ऐसे चैप्टर्स के साथ वो लिंक होके आता था। वो अगेन उसी फॉर्म में आने वाला है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर के अंदर भी एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी जैसे आया करता था वैसे ही आपसे पूछा जाएगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर, हम मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से देखते हैं, अगर उसको लेके अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपको परेशान होने की उतनी जरूरत नहीं होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, अगर हम नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट सेगमेंट है? क्योंकि एक तरफ ब्लॉक केमिस्ट्री यानी एस ब्लॉक की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन की हम बात करें, पी ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो उसमें बहुत सारे मैसअप हो चुके हैं। चलिए एस ब्लॉक और हाइड्रोजन को तो कंप्लीटली रिमूव कर दिया, लेकिन पी ब्लॉक के कुछ सेगमेंट को रखा गया है। अब इस बात को समझने के लिए केमिकल बॉन्डिंग को हमें समझना बेहद जरूरी होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, कोसल-लेविस अप्रोच केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन, द कंसेप्ट ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद से आयनिक बॉन्डिंग में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अगर हम इसकी बात करते हैं मतलब हमें फजांस रूल पढ़ना ही पढ़ना, और अगर हम फजांस रूल को देख रहे हैं तो हमें सॉल्युबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को नहीं इग्नोर कर सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन को नहीं इग्नोर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एस ब्लॉक ना चाहते हुए भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन देखना क्या है? सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में जो एस ब्लॉक वाला पोर्शन है उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं आपसे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फजांस रूल, डाइपोल मूवमेंट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। यानी ना तो हम हाइब्रिडाइजेशन को इग्नोर करेंगे, ना तो वीएससीपीआर को इग्नोर करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स इंपॉर्टेंट फीचर, द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग द एसपीडीएफ ऑर्बिटल एंड रेजोनेंस। तो ये पोर्शन भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। जैसा कि हमने बोला कि हम हाइब्रिडाइजेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। हाइब्रिडाइजेशन हुआ, वीएससीपीआर हुआ, इन दोनों सेगमेंट को हमें देखना ही देखना है। आयनिक बॉन्ड की जहां तक अगर हम बात करें तो फजांस रूल, और फजांस रूल के अंदर हमें सॉल्युबिलिटी और थर्मल डिकम्पोजिशन वाले पोर्शन को इग्नोर नहीं करना है। तो अगर हम आगे चलते हैं, यहां पे जरा गौर से देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अगर मैं बोलूं केमिकल बॉन्डिंग में क्या कुछ नहीं इग्नोर करना है, जहां से सवाल आपका पूछा ही जाएगा। पहली चीज मैं आपको बोलूं, हाइब्रिडाइजेशन को बिल्कुल मत इग्नोर करना, वीएससीपीआर को नहीं इग्नोर करना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तो बैक बॉन्डिंग को आपको इग्नोर नहीं करना है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक सवाल पक्का ही पक्का होगा, आएगा ही आएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर इसके इंपॉर्टेंट फीचर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, इसके अलावा सिग्मा पाई बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मतलब हेट्रोन्यूक्लियर पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको अगर जो देख के जाना है दैट इज NO और CO को आप देख के जाएंगे। ठीक है, NO और CO वाले पोर्शन को, द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी आइडिया ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको लेके परेशान नहीं होना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आप जब देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एक तो चैप्टर है H बॉन्ड। H बॉन्ड के अंदर जो मेजर इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता था दैट इज H2O2, उसको थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा जो H बॉन्डिंग वाला है, H बॉन्डिंग बेसिकली अगर हम बात करें जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, पैरानाइट्रोफिनॉल का केस हमें दिया गया है, HF के केस में दिया गया है, तो उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। पूरा चैप्टर H बॉन्ड हमें नहीं पढ़ना है। H बॉन्ड में अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, पहली चीज तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होती है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा H2O2 वाले सेगमेंट को मत छोड़िएगा, H2O2 वाले सेगमेंट को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से उसका लेना देना काफी हद तक होता है। आगे अगर हम ऐसी बात करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी एज सच कोई चेंज नहीं है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज रखने वाला थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर होता है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो एज सच कोई चेंज नहीं है। इसके अंदर भी इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर अगर हम बात करें टाइट्रेशन वगैरह वाला जो प्रोसेस होता है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगेन कोई एज सच चेंज नहीं है। हाँ, इससे रिलेटेड मैं आपसे एक जरूर बात बोलूंगा, जो ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले कंसेप्ट थे, जैसे कि एक लेयर टेस्ट है, वो सारी चीजें हालांकि ब्लॉक केमिस्ट्री से रिलेटेड थी। इसी वजह से अगर मैं आपसे
आपसे बोलूं, चूंकि रेडॉक्स उन्होंने हटाया नहीं है, तो ऐसी रिएक्शन को छोड़ के ना जाइए आप लोग, थोड़ा सा पी ब्लॉक की भी वो कुछ सर्टेन रिएक्शन है उनको देख के जरूर जाइए। नेक्स्ट अगर हम आगे आपसे बात करें, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी एज सच कोई चेंज नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो गैसियस स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, तीन सेगमेंट को हटा दिया गया है। लेकिन सॉलिड स्टेट का भी अगर आप देखेंगे डीएनएफ ब्लॉक में थोड़ा सा जाके जिक्र है, तो डीएनएफ ब्लॉक वाले सेगमेंट में वो सॉलिड स्टेट का जो पोर्शन लिखा हुआ है उसको जरूर पढ़िए। हाँ, हो सकता है आप चैप्टर छोड़ सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड स्टेट के सेगमेंट अदर चैप्टर में लिंक किए गए, जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, उसके अंदर डेल्टा एचएफ नॉट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमें यूज किसका आता है, वहां पे हमें सॉलिड स्टेट की लिखी हुई लाइन का यूज आता है। तो ठीक है, सॉलिड स्टेट हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो छोटी छोटी बातें जो हमें लिखी गई हैं एनसीईआरटी के मध्य में, मतलब बीच में एकदम चैप्टर के मिड में लिखा गया है, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। खैर, नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, दैट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अगेन हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर भी एक बात लिखी गई पी ब्लॉक के अंदर कि हमें जो फिजिकल प्रॉपर्टियां लाइक आयनाइजेशन एनर्जी हुई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हुई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो पीरियोडिक टेबल से एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका लिंक अदर जगहों पर बहुत ज्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट, यहां पे देखिए आपको एक चीज मेंशन की गई है, दैट इज एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो सेगमेंट हो सकता है वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी। यानी कि अगर हम बात करें जो पुराना क्लासिफिकेशन हम पढ़ा करते थे अब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर वाला जो सेगमेंट आ जाया करता था उसे हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक जो कि सबसे ज्यादा मेसी चैप्टर, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर, बेटा मैं आपसे बोलूंगा 11th का पी ब्लॉक छोड़ना नहीं है, 11th का पी ब्लॉक पूरा पढ़ना है। 12th के पी ब्लॉक में जब हम बात करते हैं तो पहली चीज तो हर जैसे ग्रुप 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इनके रिएक्शन की डेप्थ में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी है वो तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल से रिलेट होकर आएंगी। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो यूनिक बिहेवियर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट का हमें जरूर पढ़ना है। जैसे कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन के बारे में आप जरूर देख के जाइए। उसके बाद से अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, देन आपका फ्लोरीन, देन आपका आ जाता है क्या, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस वाले सेगमेंट को आप नहीं छोड़ेंगे। उनके फ्लोराइड्स के बारे में, जेनॉन के फ्लोराइड्स के बारे में आगे चल के उसके अंदर रेडॉक्स चेंजेस होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं, तो वो वाला सेगमेंट आप जरूर देख के जाएंगे। जेनॉन के फ्लोराइड्स की जितनी रिएक्शन, इनफैक्ट मैं बोलूं आपसे ग्रुप नंबर 18 के सेगमेंट को आप नहीं छोड़ेंगे, ग्रुप नंबर 18 जरूर पढ़ के जाएंगे। खैर, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। डीएनएफ ब्लॉक में, डीएनएफ ब्लॉक में सच कोई चेंज नहीं है। हाँ, यहां पे मैं एक चीज मेंशन जरूर करना चाहूंगा, दैट इज प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4। ये हमेशा से एक फेवरेट जोन रहा है एग्जामिनर का, तो इस बार भी हमें इसे इग्नोर नहीं करना है, हमें यहां पे अपना थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखना है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन वाला जो पार्ट होता है डीएनएफ ब्लॉक के अंदर, वो आप थोड़ा सा छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सेगमेंट में अगर आपको मार्क करूं, जैसे कि अगर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से एक सवाल या तो यहां से या तो कोऑर्डिनेशन से, वही बात है जय बीरू वाली बात है, डीएनएफ ब्लॉक अगर आप पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन से काफी चीजें लिंक कर जाती हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपसे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हर साल मतलब लगभग एक सवाल हमें देखने को मिल रहा है, तो इस सेगमेंट को बिल्कुल मत छोड़िए। एलॉय फॉर्मेशन जब आप पढ़ ही रहे हैं, चूंकि तो जो थोड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे पीवाईक्यूज में मेटलर्जी से भी आए हुए थे, उनको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे, पीवाईक्यूज के जरिए ही देखेंगे, चैप्टर के थ्रू मत देखिए, लेकिन पीवाईक्यूज के सेगमेंट के थ्रू जरूर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेंथेनॉइड इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो क्योंकि यहां से सवाल उतना नहीं उठेगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के एप्लीकेशन पे सवाल बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्टिनॉइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन अगेन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जरूर देख के जाइए। एक पल के लिए थोड़ा सा इसको आप कम कहा जाता है कि इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर्स थ्योरी, वीवीटी और सीएफटी। अब ये 3 थ्योरी हुआ करती थी। वर्नर्स थ्योरी में थोड़ा सा आप इसको किनारे रख के पहले सीएफटी को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक ऐसा सेगमेंट रहने वाला है जहां से सवाल उठेगा ही उठेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लिगेंड के बारे में, एनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल, 3 तरह के लिगेंड है, उनके बारे में भी थोड़ा देख के जाइए, क्योंकि वहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंटिसिटी, चिलेशन, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां पे आप देखेंगे तो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी आपको देख के जाना है, सीएफटी देखना है थ्योरीज के अंदर, आईयूपीएसी देखना है नेक्स्ट सेगमेंट। अगला अगर हम बात करें, आइसोमेरिज्म को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, और खासकर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आप जरूर देख के जाइए आइसोमेरिज्म को। इसके अलावा अगर हम बात करें वीवीटी एंड बेसिक आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, देन आईयूपीएसी एंड देन आपकी अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म, ये 3 तो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अगेन दूसरी बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अभी डीएनए ब्लॉक में मैंने बोला कि जय और बीरू की तरह है, बिल्कुल अधूरे नहीं है ये। आगे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लिख के मेटलर्जी का वो सेगमेंट आ ही जाता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो नाम से रिलेटेड चीजें मेटलर्जी के अंदर दी गई थी, जो नाम से रिलेटेड दी गई थी, वो अगेन मेंशन किया गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के थ्रू। तो मेटलर्जी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन पीवाईक्यूज में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एटलीस्ट हमें सॉल्व करके जाना है, मेटलर्जी के भी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले प्योरिफिकेशन में क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल एंड देयर एप्लीकेशन। आप जब जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 के अंदर पहला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें एनसीईआरटी में छोटे छोटे सेगमेंट दिए गए हैं, उस सेगमेंट के अंदर ये सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं, इनको लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बताऊं कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन पे हम आपको जल्द ही एक छोटा छोटा वीडियो जरूर बना के दे देंगे कि क्या कुछ यहां पे छोड़ भी सकते हैं या क्या कुछ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्या कुछ याद रखना ही रखना है। खैर आगे अगर हम चलते हैं, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, कज़ेल्डाल मेथड आपने देखा है, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, इनके डिटेक्शन के लिए हमें चीजें नहीं छोड़ के जानी है। जैसे कि ड्यूमास मेथड दिया गया है, आप एनसीईआरटी में ही देखेंगे सब कुछ लिखा गया है, तो उसको आपको सिर्फ एनसीईआरटी से रीड आउट कर लेना है, बढ़िया तरीके से देख लेना है, क्या कुछ यूनिक पॉइंट वहां से बन सकते हैं, क्या कुछ सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इन सारी बातों को आपको सिर्फ एनसीईआरटी खोल के एक बार रीड आउट करते हुए देख लेना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, बेसिक प्रिंसिपल ओनली, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर और फास्फोरस, सिर्फ इन्हीं सेगमेंट को आपको देखना है। आगे अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है, इन टेक्स्ट के फॉर्म में दी गई है, बैक एक्सरसाइज के फॉर्म में दी गई है, उनको सिर्फ ढंग से करके चले जाइए, आपके नंबर पूरे पूरे सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, सिंपल मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीजें तो बेसिक हैं। खैर फंक्शनल ग्रुप ये भी बेसिक ही आपका, दोस कंटेनिंग हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, होमोलॉगस सीरीज, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। आइसोमेरिज्म इन्होंने मेंशन किया, आइसोमेरिज्म में कोई सच बदलाव नहीं किया है। आगे अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड, फ्यूजन, होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक, फ्री रेडिकल, कैटायन एनायन, इंटरमीडिएट की बात कर रहा है बेसिकली। इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यानी रिएजेंट की बात कर रहा है, सिर्फ एनसीईआरटी के पूरे सेगमेंट को वो लेते जा रहा है। आगे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, यहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की चर्चा नहीं की गई है। आगे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो आइसोमेरिज्म अगेन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन। अल्केन के अंदर कंफर्मेशन में साहर्स और न्यूमैन्स को देख के जाना है, किसके अंदर, इथेन के अंदर स्पेशली मेंशन किया गया, तो इथेन वाला आप केस देख के जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, यानी कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, हर बार से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन रही है, एग्जामिनर का एक फेवरेट सेगमेंट रहा है, वहां से एक सवाल उठाता ही उठाता है, खासकर सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी वाले रिएक्शन पे, और ब्रोमिनेशन उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, वही बात है कि आयोडीनेशन कराते नहीं, फ्लोरिनेशन होता नहीं, क्लोरिनेशन में लोचा है, ब्रोमिनेशन होता है। एक टैगलाइन दे रहा हूं, ब्रोमिनेशन आप जरूर पढ़ के जाएंगे। खैर अल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ईएआर की बात कर रहा है। देन अगर हम बात करें मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड इफेक्ट H2O2 के प्रेजेंस में, HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, मत छोड़ के जाइएगा, इस बार जेईई मेंस में एक सवाल आएगा, चाहे वो किसी भी सेगमेंट वाले पेपर में आए, लेकिन यहां से एक सवाल 100% कंफर्म है, हर बार का फेवरेट जोन है एग्जामिनर का। आगे अगर हम बात करें ओजोनोलाइसिस एंड पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का मतलब जैसे ऐसे है, इथीन लिया आपने, कई सारी इथीन को जोड़ दिया, पॉलीथीन बन गया,
तो वो सेगमेंट जो पॉलीमर में रिलेट हो सकते थे एडिशन रिएक्शन वाले, उसको छोड़ के आपको नहीं जाना है, ठीक है। अगर ऐसी हम बात करें जैसे कि विनाइल क्लोराइड, कई सारे विनाइल क्लोराइड को जोड़ दिया, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, इसके अलावा बेकेलाइट की जो ईएसआर के मैकेनिज्म में जाके बनती है, तो उसको भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। आगे अगर हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन, वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड एंड पॉलीमराइजेशन। देखिए दो दो बार पॉलीमराइजेशन लिख के मेंशन करके ये कहना क्या चाहता है, आपको पॉलीमर चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन पॉलीमर चैप्टर के अंदर जो एग्जांपल्स थे, उस एग्जांपल्स में जहां एडिशन मैकेनिज्म लग सकती थी, जहां सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म लग सकती थी, उसको तो आपको अभी भी पढ़ के जाना ही जाना है। आगे अगर हम बात करते हैं दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नॉमेनक्लेचर, बेंजीन, एरोमेटिसिटी, मैकेनिज्म ऑफ ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद से फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, असाइलेशन, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसका कहने का मतलब क्या है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, ये आपको देख के जाना ही जाना है। ऐसा नहीं है कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन अगर हम कर लें तो सारा हो जाएगा, नहीं, नाइट्रेशन अभी भी आपको देखना है, सल्फोनेशन देखना है, उसके बाद हेलोजिनेशन भी देख के जाना है, क्योंकि उसने अगली लाइन लिखी है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब NO2 का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन, अगर हम बात करें हैलोजन अल्काइल हैलाइड की, ये बेसिकली बात कर रहा है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूज क्या है, एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्रियॉन्स एंड डीडीटी के इनके क्या क्या यूज है, ये भी आपको देख के जाने हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हर चैप्टर में आ रहा है। इसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट, आपको पढ़ के जाना है। ल्यूकास रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, कहने का मतलब यह है एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की जा रही है। एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन। अब आप देख लीजिए यहां पे फिनॉल्स के केस में आके उसने लिख दिया, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं लिखा था, लेकिन फिनॉल्स के केस में उसने क्या क्या लिखा है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रिमन टिमन रिएक्शन। आपको छोड़ के नहीं जाना है। कोल्बे रिएक्शन, रिमन टिमन रिएक्शन हर बार से एग्जामिनर का एक फेवरेट जोन रहा है। खैर, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। अच्छा, ईथर के अंदर क्या सर हमें स्ट्रक्चर सिर्फ मेंशन किया है, स्ट्रक्चर ही पढ़ के जाना है? नहीं बेटा, आपको स्ट्रक्चर भी देखना है। उसके अलावा ईथर क्लीवेज और विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, उसे भी आपको देखना है। कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला केस, कंसंट्रेटेड HI वाला केस आपको देख के जाना है। खैर, एल्डिहाइड कीटोन के केस में अगर हम बात करते हैं तो एज सच कोई चेंज नहीं है। ये वाला एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है, तो यहां से आप क्वेश्चन देख के जाएंगे। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि जीओसी से लिंक होने वाला पोर्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, इसको आपको देख के जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर यानी ये अमीन्स की बात कर रहा है। अमीन्स में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैं आपको बोलना चाहूंगा यहां पे जरूर, दैट इज इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो डाई वाला केस दिया गया है, येलो डाई बनती है, ऑरेंज डाई बनती है, इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। दैट इज कपलिंग रिएक्शन के नाम से जो आपको पढ़ाई जाती है, वही ये बात कह रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बाकी सारी चीजें तो पुरानी ही हमारी मेंशन की गई है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर अगर हम बात करें, बायोमोलिक्यूल्स में अगर हम हमेशा बात करें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एलोज, एल्ट्रोज, मैनोज, ग्लूकोज, इन सारे के ऊपर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। अल्फा, बीटा, एनोमर के फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में कौन कौन रहता है, तो इसको आपको देखना ही देखना। और बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। थ्योरेटिकल रूप से अगर देखा जाए, एक ऐसा चैप्टर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। हर पेपर के अंदर आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। इस बार भी आप जैसे कि आप विगत वर्षों का पेपर उठा के देखिए और इस साल भी आप कंपेयर करेंगे तो हर पेपर में वो एटलीस्ट एक सवाल यहां से देने वाले हैं। खैर, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां पे अगर हम बात करें प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये क्या है, ये कुछ नया सेगमेंट है क्या? नहीं, कुछ नया सेगमेंट नहीं है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि NaSCO3 की अगर हम बात करें तो 2 एसिटोफेनॉन होता है, 3 एसिटोफेनॉन होता है। पहले भी जेईई के अंदर ये सवाल पूछा गया है। तो 2 एसिटोफेनॉन के साथ तो ये रिएक्शन NaHSO3 दे देता है, लेकिन 3 के साथ नहीं दे पाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 2 पेंटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन की बात कर रहा था। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें एसिटोफेनॉन, बेंजोफेनॉन, एसिटोफेनॉन बेंजोफेनॉन के साथ ये दोनों के साथ रिएक्शन नहीं देता है। तो ये क्या है, आपका पीओसी वाला पार्ट है। ल्यूकास रिएजेंट वाला सेगमेंट क्या है, पीओसी वाला पार्ट है। बेयर्स रिएजेंट वाला सेगमेंट क्या है, पीओसी वाला पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ गया है, वही है। अब इस बार यह है कि टेस्ट पे वो थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक और एग्जांपल दूं, इसके बेस के साथ एल्डिहाइड जो है पिंक कलर रीअपीयर हो जाता है, कीटोन के साथ नहीं हो पाता है। तो ये आप पहले भी पढ़ते आ रहे थे, ये अभी भी आपको पढ़ना है। बस ये कि अब इन पे सवाल थोड़े उठाए जाएंगे। खैर, टेस्ट बेसिस पे अगर हम बात करें कि थोड़ा सा टेस्ट बेसिस पे हमें चीजें थोड़ा सा एप्लीकेशन मोड पे ज्यादा
जाना पड़ेगा। खैर आगे अगर हम बात करें डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिटेक्शन ऑफ क्या दिया गया, फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल, वही बात है फेनोलिक एंड एल्कोहलिक, कार्बोक्सिलिक के अंदर वही स्किप वाली मैंने बात की अभी, कार्बोक्सिल, अमीनो ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमीनो ग्रुप लॉसेंस मेथड वगैरह थोड़ा बहुत चीजें हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो टेस्ट था वो सारी चीजें आपको यहां पे देखनी पड़ेंगी। द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग, फॉर एग्जांपल मोहर सॉल्ट एंड पोटाश अलम यहां पे दिया गया है। मोहर सॉल्ट और पोटाश अलम के बारे में जैसे ही आपका कोऑर्डिनेशन चैप्टर चालू किया जाता है सबसे पहले डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को क्लासिफाई करके वही चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, तो वही बेसिकली सॉल्ट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत जान लेना है, इससे ज्यादा आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। खैर नेक्स्ट अगर पोर्शन पे हम चलते हैं यहां पे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर हम बात करें तो पैरानाइट्रो के बारे में, एनिलीन के बारे में, येलो आइडोफॉर्म के बारे में, ये सब सेगमेंट आपको देख के जाना ही जाना है। द केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन द टाइट्रोमेटिक एक्सरसाइज, एसिड बेस एंड द यूज ऑफ इंडिकेटर्स, ऑक्सैलिक एसिड, KMnO4, मोहर सॉल्ट एंड K2Cr2O7 वाले सेगमेंट को देखना ही देखना है। साथ में अगर मैं बात करूं ये क्या है, तो ये वाला सेगमेंट आपका अगर मैं बात करूं सॉल्ट एनालिसिस वाला पोर्शन, जो कि बेसिकली आपका कोऑर्डिनेशन में कवर कर दिया जाता है, हल्का फुल्का पी ब्लॉक में भी कवर कर दिया जाता है, तो ये वाले सेगमेंट को आपको देख के जाना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब यहां पे शुरू होता है नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज मैथमेटिक्स। तो इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा कि ब्रह्मा सर आए और मैथमेटिक्स के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दें। तो ब्रह्मा सर पहले तो कोई सवाल तो नहीं है आपके मन में? नहीं सर, आपने तो क्या स्पीड में खत्म किया सर, क्या स्पीड में एक्सप्लेनेशन दी है, मजा आ गया भाई। देखो क्या है कि तुम्हारा समय भी बचाना है, हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, और जब बात सिलेबस की हो रही है अपन कोई पढ़ा थोड़ी रहे, तो बनावन तुमको सब कम से कम समय के अंदर बता के, पढ़ा के, समझा के आगे निकल जाना है। अब इसके बाद बात करते हैं सुधांशु सर मैथमेटिक्स का, तो मेरे पास पूरा चेंज आया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो यूनिट 1 सेट्स रिलेशन फंक्शन, इससे किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी जाए तो इसमें स्क्वायर रूट एंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज को हटा दिया गया है। स्क्वायर रूट एंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज को हटा दिया गया है, ठीक है। हाँ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की बात करें तो बच्चे जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रैमर्स रूल, इनको पूरी तरह से सिलेबस में से हटा दिया गया है। हाँ, ये कई बार सीबीएसई से भी हटे हुए हैं कंसिस्टेंटली, कोविड के बाद से ये पूरे के पूरे टॉपिक्स जो थे वो सीबीएसई के पोर्शन से भी हटे हुए थे, तो बहुत सारे बच्चों को इसका आइडिया भी है। अगर बात करी जाए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई चेंज नहीं किया गया है। और उसके बाद बात आती है सर एक चैप्टर के हट जाने की, और उस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन को पूरी तरह से हटा दिया गया है, मैथमेटिकल इंडक्शन को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके बाद हमारी जो अगली यूनिट आती है बाइनोमियल थ्योरम, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है। हाँ, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट्स को हटा दिया गया है और आपका एज इट इज सिलेबस है। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो एजीपी एंड एसएन ऑफ स्पेशल सीरीज ये हटा दिया गया है, ठीक है। एजीपी, हाँ, एजीपी एंड एसएन ऑफ स्पेशल सीरीज हटा दिया गया है। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी जाए तो इसमें रोल्स थ्योरम हटा दी गई है, इसमें से रोल्स थ्योरम हटा दी गई है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करी जाए तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैं अपने टाइम की बात बताऊं, मुझे टेंजेंट और नॉर्मल बड़ा कठिन लगता था, मुझे कभी टेंजेंट नॉर्मल ढंग से समझ नहीं आता था। हाँ, आपके लिए भी होगा तो अच्छी बात है, टॉपिक हटा दिया गया है। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करी जाए तो इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम हटा दिया गया है, और सब कुछ इंटीग्रल्स में सेम एज इट इज है। मैथमेटिकल रीजनिंग एक आसान चैप्टर हुआ करता था, बच्चे पढ़ के इससे 4 नंबर अपना सिक्योर कर लेते थे, उसको हटा दिया गया है, तो थोड़ा मैथ्स में स्ट्रगल आपका और बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से बर्नौलीज हटा दी गई है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया गया है। ये 2 पोर्शन हटा दिए गए, स्टैंडर्ड फॉर्म एज इट इज है और वो रहेगा, ठीक है। आगे उसके बाद बात करी जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रांसमिशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग, एंगल बाइसेक्टर, फैमिली ऑफ लाइंस, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक है। सर्कल्स एंड कोनिक सेक्शन की बात करी जाए, सर्कल्स एंड कोनिक सेक्शन की बात करी जाए तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को हटा दिया गया है सर्कल में से, और वेक्टर अलजेब्रा में से एसटीपी एंड वीटीपी को हटा दिया गया, ठीक है। 3D ज्योमेट्री में प्लेन्स को हटा दिया गया है, भाई बहुत बड़ी बात है, कठिन सवाल प्लेन से ही तो निकल के आता था, प्लेन को हटा दिया गया है। स्टैटिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रोबेबिलिटीज में फिर से बर्नौलीज ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में बात करी जाए
ट्रिग्नोमेट्री में बात करी जाए तो ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस, इन दोनों को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। ये आपके मैथमेटिक्स के चेंजेस हैं। हाँ, जो चैप्टर्स जिस भी पर्टिकुलर आप बात करिए, जैसे आप फिजिक्स की बात करें, आप केमिस्ट्री की बात करें, आप मैथ्स की बात करें, तो जिन चैप्टर्स को पूर्ण रूप से हटाया गया है, आप उन चैप्टर्स को एक रेफरेंस रखकर इग्नोर कर सकते हैं कि क्या इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कहीं और यूज हो रहा है। अगर यूज हो रहा है तो उन चैप्टर्स के उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, उनको मत छोड़िएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, थोड़ा मेसी होगा पेपर, अनप्रेडिक्टेबल पेपर हो सकता है इस बार का, हो सकता है थोड़ा और आसान हो जाए 2023 के कंपैरिजन में, हो सकता है कि 2023 से थोड़ा टफ हो जाए। तो चाहे पेपर आसान हो, चाहे पेपर टफ हो, सबके लिए है। ये सोचना है कि ये सबके लिए, ये केवल आपके लिए नहीं है। पेपर टफ होगा तो कट ऑफ नीचे आएगी, पेपर आसान होगा तो भाई कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी, इतना ही है। एक चीज और है, एक चीज यहां पे मेंशन करना ये बेहद जरूरी है सर, कि बच्चों देखो, जो चैप्टर रिमूव हुआ है आप रिस्क नहीं ले सकते, आपने पूरी 2 साल अपने दांव पे लगा रखे हैं, ठीक है। अब पेपर आने के बाद ही सारी चीजें क्लियर होंगी एग्जैक्टली। अगर कहा जाए सच्चाई यही है, सत्य यही है, और सत्य का घूंट पीने से पहले एक सच्चाई आपको भी एडमिट कर लेनी चाहिए कि एटलीस्ट जो भी चैप्टर हटा है उसके पीवाईक्यूज ना करते हो पिछले 6 साल के या 7 साल के, तो जरूर करके जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो नहीं लगता सर कि ये जो नया सिलेबस आया है, इससे बच्चों को अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कोई खास चेंज करना चाहिए। कोई खास चेंज नहीं करना चाहिए आप, अच्छा, अगर कोई बच्चा जैसे ये भी है कि सर मैं पुराने सिलेबस पे पढ़ रहा था और मैंने अपना पूरा कंटेंट पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयार कर रखा है, तो क्या नए सिलेबस के आ जाने की वजह से उस बच्चे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? देखिए सर, यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, देखो सवाल आ गया और वहां छूट गया तो वो ज्यादा दुखदाई होगा, समझना ये बेहद जरूरी है। आप एक चीज समझिए, आप ये नहीं कह सकते कि चलो नेक्स्ट ईयर में नया सिलेबस पढ़ के आऊंगा, एक काम करो हमारे लिए सीट रिजर्व रखो। सीट नहीं रिजर्व रखेगा एग्जामिनर आपके लिए, ठीक है बेटा। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपने जो किया है, आप एक चीज मान के चलो, आपने जो किया बहुत अच्छा किया है, अब उसको ब्रश अप करो सिर्फ। और जो बच्चों ने मान लो कुछ चैप्टर छोड़ रखे थे, उनके लिए एक एडवाइस जरूर है, जो चैप्टर एलिमिनेट किए गए हैं बेटा, एटलीस्ट उनके 6 से 7 साल के आए हुए पीवाईक्यूज को देख लो, आइडिया तुम्हें खुद लग जाएगा। और देखो, अगर कुछ नया आता है तो वो सबके लिए नया होने वाला है, आपको इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप तो बस अपनी तैयारी पे ध्यान दो, रेदर देन सोचना कि रिजल्ट क्या आएगा। आप प्रोसेस पे ध्यान दो, अगर प्रोसेस पे ध्यान दोगे डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा, और पहले अटेम्प्ट में आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया भी लग जाएगा कि आखिर एग्जैक्टली वो कितना सिलेबस हट रहा है और कहां से सिलेबस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ सवाल और 1-2 चीजें कि सर जैसे ओल्ड सिलेबस है, नया सिलेबस है, कुछ बच्चों ने ये कहा कि चलिए मान लीजिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर वो चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर छोड़ भी देते हैं, तो पीवाईक्यू से रिलेटेड या फिर कहां से उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी आप दे दीजिए प्लीज अदर सब्जेक्ट के। देखो भाई, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मोटा मोटा आपको अगर कुछ हटाना है ना, जो नहीं पढ़ना है आपको फिजिक्स में, वो बस एक चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अलावा आपको अपनी प्रिपरेशन को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप ओल्ड सिलेबस पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस नए सिलेबस के आ जाने की वजह से आपकी प्रिपरेशन में कोई बाधा नहीं आने वाली है। आप ज्यादा कंटेंट पढ़ के जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ चीजें सर छोड़ दूं, थोड़ा ज्यादा सिलेबस हो रहा है, ज्यादा बर्डन हो रहा है, कुछ कम कर दूं, तो जो टॉपिक्स हटाए गए हैं, जो चैप्टर्स हटाए गए हैं, उनको आप थोड़ा लाइटली ले सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। अब जैसे मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो भाई आपका पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन हट गया, पूरा रीजनिंग वाला चैप्टर हट गया, तो आप इनको मत पढ़िए, इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कहीं रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन रिलेटेड टॉपिक से सवाल बन सकता है, तो उन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। और प्रैक्टिस करने का तो मैं आपको मूल मंत्र बताऊं, अभी हम लोग सिलेक्शन बैंक पे काम कर रहे थे और हमने लास्ट 10 ईयर के जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन देखे, तो हमने ये एक चीज नोटिस करी ना पैटर्न में कि जेई एडवांस के जो बहुत आसान सवाल हैं, जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, जो 2 लाइनर क्वेश्चन है, वो जेई मेंस में रिपीट किए गए एज इट इज, बिना डेटा चेंज किए हुए। तो अगर और पीवाईक्यूज, जेई मेंस के पीवाईक्यूज की बात करी जाए तो भाई जेई मेंस का एक स्पेसिफिक दायरा है, उसी दायरे के अंदर वो क्वेश्चन पूछती है, उस दायरे से बाहर नहीं जाती है। जैसे जेई एडवांस का कोई स्पेसिफिक दायरा नहीं है। जेई एडवांस कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस उठा के देता है कि बच्चा टीचर्स की हवा खराब हो जाती है। सही बात। देखा था ना 2023 का सवाल, चिमनी वाला प्रॉब्लम, कोई अलग कॉन्सेप्ट लगा रहा है, कोई कुछ कॉन्सेप्ट लगा रहा है, और दुनियादारी इधर से उधर हो जा रही है। तो जेई एडवांस एक अलग सिनेरियो हो गया, जेई मींस अलग सिनेरियो है। जेई मींस लिमिटेड जगह से लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत डीप डिगिंग नहीं होती है। आपको पूरा सिलेबस कवर करके जाना है अगर आप स्कोर करना चाहते हो ढंग से मार्क्स। अच्छा सर, एक चीज और, एक लास्ट चीज, 49, 51
परसेंटेज में आप यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पता है ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मुझे एक जगह 49% रखना और एक जगह 51%। अगर मैं वहां पे स्टूडेंट है या आप स्टूडेंट, तो आप क्या करते? एक आंसर। मैं तो सर ओल्ड सिलेबस के साथ जाता। ओल्ड सिलेबस यानी 51%। तो कहीं ना कहीं बच्चों देखो, ओल्ड सिलेबस के साथ मेरा भी मूड है ना, क्योंकि चूंकि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्रैश कोर्स ला रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम तो ओल्ड सिलेबस को कहेंगे, इसलिए हम आपको भी रिकमेंड करेंगे बेटा एटलीस्ट जनवरी अटेम्प्ट के लिए आप जाइए ओल्ड सिलेबस के साथ, ठीक है? जनवरी अटेम्प्ट का जब पेपर हो जाएगा तो हमें भी आइडिया लग जाएगा, हाँ। आपको भी आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज जितने लोग ये हवा हवाई बातें कर रहे हैं ना, उन हवा हवाई बातों में सारी फंसना नहीं है। बातें सिर्फ और अरे भाई, तुम्हारे पास मोटा मोटा 75 दिन 60 दिन का समय है। अब 60 दिन में तुम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज करने चले जाओगे? पागल हो क्या? ऐसे बेवकूफों वाली हरकतें नहीं करनी है। जिस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो, जो तुम्हारा टारगेट है, उस टारगेट के साथ रखो। बस इतना ही ध्यान देना है कि जो चैप्टर हटा है, अगर उस चैप्टर का कोई रिलेटेड टॉपिक आगे नहीं है तो हम वो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। बस इतना ही कर सकते हैं। इतना ही आपको अभी फिलहाल अनुमति है कि आप इतनी रिलायबिलिटी ले सकते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है? और प्रोसेस ओरिएंटेड रहिए। रामचरितमानस की एक लाइन है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म आपका ठीक होगा, सफलता आपको मिल जाएगी। सफलता 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 करने से आपका एग्जाम नहीं निकल जाएगा। सही। आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आराम से पढ़ते रहो, मन लगा के, ठीक है? सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है सर? वही बात है, जिंदगी के सभी रास्ते एक थे, सबकी मंजिल तुम्हारे चयन तक रही। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, इंफॉर्मेशन होगी, हम जरूर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।